अगला जो अधिकार है या अगला जो बिंदु है जिस समानता की हम बातें कर रहे हैं वह है धार्मिक समानता। धार्मिक समानता जैसा शब्द से बड़ा स्पष्ट है। राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं, अर्थात राज्य किसी व्यक्ति को यह नहीं कह सकता कि हम किस धर्म का पालन अनुपालन करें या ना करें। राज्य हमें यह भी कह के किसी चीज से वंचित नहीं कर सकता कि हम इस धर्म के हैं या इस धर्म के नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, राज्य के द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना ही सेक्युलरिज्म कहलाता है। उसे ही हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। राज्य के द्वारा धार्मिक मामलों में दखल न देना ही धर्मनिरपेक्षता है। धार्मिक समानता के तहत हम सबको अपने लिए इस बात का अधिकार है कि हम कौन सा धर्म का पालन करें अनुपालन करें, हम अपने रीति रिवाज कैसे रखें और उसके साथ ही इच्छानुसार कैसा धार्मिक जीवन व्यतीत करें। धर्म के आधार पर सरकार या शासन किसी तरह का भेदभाव किसी भी मामले में नहीं कर सकता। मैंने कहा किसी भी मामले में धर्म के आधार पर शासन भेदभाव नहीं कर सकता और इस बात से हमें वंचित नहीं कर सकता कि हम इस धर्म के हैं या किसी विशेष धर्म के नहीं हों। यही धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। राज्य की दृष्टि में सब समान नज़र से हैं और यही जो धार्मिक समानता है ये धर्मनिरपेक्षता का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा। धार्मिक समानता भारत जैसे देश में जहाँ इतने सारे धर्म हैं और हर धर्म के लोगों की संख्या अच्छी खासी है, वहाँ धर्मनिरपेक्षता की भावना होना अत्यावश्यक है। दूसरे शब्दों में धार्मिक समानता होना बहुत आवश्यक है। सभी धर्म सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म समान हैं। ये हमारे संविधान के आधारभूत ढांचे का एक हिस्सा है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी, समानता के विभिन्न रूपों की चर्चा करते हुए हम आते हैं छठवें बिंदु पर, जो है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी समानता। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो स्वरूप है समानता का स्वरूप, इसका काफी कुछ संबंध, समानता के विभिन्न स्वरूपों का काफी कुछ संबंध स्वतंत्रता के विभिन्न स्वरूपों से भी है। अभी जिन जिन समानताओं के स्वरूपों की मैंने बात की, चाहे वो नागरिक समानता हो, प्राकृतिक समानता हो या राजनीतिक समानता हो, धार्मिक समानता हो, यही विभिन्न स्वरूप स्वतंत्रता के भी हैं। अर्थात स्वतंत्रता में प्राकृतिक समानता की तरह प्राकृतिक स्वतंत्रता भी होती है, उसी तरह सामाजिक समानता की तरह सामाजिक स्वतंत्रता, नागरिक समानता और नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता, धार्मिक समानता, धार्मिक स्वतंत्रता। तो छठवां बिंदु है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी समानता। शिक्षा संबंधी समानता का अर्थ क्या है? हम किसे मानते हैं शिक्षा संबंधी समानता? आप में से बहुत से लोग सब विभिन्न वर्गों से आए हुए हैं कक्षाओं में और आप लोगों की अपनी अपनी मानसिक क्षमता है, लेकिन इस मानसिक क्षमता से परे सरकार ने हम सबको कानूनी प्रावधान के तहत ये सुविधा दी है कि हम जहां पढ़ना चाहें, जैसा पढ़ना चाहें वैसा पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, जो पढ़ना चाहें उसके लिए स्वतंत्र हैं। अर्थात मात्र क्योंकि हम किसी तथाकथित निम्न श्रेणी के हैं या महिला हैं, स्त्री हैं या हमारा धर्म कुछ अलग है, इसलिए हमें कुछ संस्थाओं में प्रवेश ना मिले, कुछ सुविधाओं से हमें विमुख रखा जाए, ये गलत है, ऐसा संभव नहीं है।
तो शिक्षा संबंधी समानता का अर्थ क्या है कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षा का अवसर प्रदान करना। अवसर सबको समान हो, मैं उस अवसर का फायदा ले पाऊं या लूं ये अलग बात है, लेकिन अवसर समान मिले। मुझे ये नहीं कह के रोका जा सकता किसी स्कूल में या कॉलेज में प्रवेश के लिए कि मैं फला फला जाति का हूं, मैं फला फला धर्म का हूं, या मेरे में ये खामियां हैं, मैं विकलांग हूं, आदि आदि। किसी भी कारण से मुझे शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सभी को समान रूप से अधिकार है। इस संबंध में जाति, वर्ण, लिंग, धर्म, ये सब बातें आपराधिक हैं। इनकी बात करना आपराधिक है। इनके आधार पर किसी का प्रवेश रोकना, इनके आधार पर किसी की शिक्षा पर बाधा डालना, इसके आधार पर किसी विद्यार्थी के अंकों को कम ज्यादा करना, आदि आदि, ये सब अपराध हैं। सरकार तो एक कदम और आगे गई है, राज्य तो एक कदम और आगे गया है। जो निर्धन है उनको हमारे बराबर लाने के लिए, जो निर्धन है उनको समता की भावना के तहत, उनकी निर्धनता उनके विकास में बाधक ना बने, तो इसलिए सरकार तो एक कदम और आगे गई है। उसने निर्धन विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए विशेष सुविधाएं दी हैं, विशेष कानून बनाए हैं, विशेष प्रावधान किए हैं। तो समानता इस तरीके से नहीं लाने का प्रयास है कि ऊपर वाले को नीचे किया जाए। समानता के प्रयास के तहत सरकार का प्रयास है कि नीचे जो हैं, जो दबे हुए तबके हैं, उनको ऊपर लाया जाए और बराबर का स्थान दिया जाए। और इतना करने में जो प्रयास, जो कानून बनाना हो, जो सुविधाएं देनी हो, वो करें। भले ही उच्च वर्ग के लोगों की स्वतंत्रता में, सक्षम वर्ग के लोगों की स्वतंत्रता में थोड़ी सीमाएं ना खिंच जाएं, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन कानून बनाकर निम्न वर्ग के लोगों को ऊपर लाना, ये सरकार ने बारंबार इसका प्रयास किया है। सांस्कृतिक समानता क्या है? सांस्कृतिक समानता के बहुसंख्यक जो हैं और जो अल्पसंख्यक हैं, सभी को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने और विकास करने का पूरा अधिकार है। इसका अर्थ क्या हुआ? सांस्कृतिक समानता क्या है, या सांस्कृतिक शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है? हर समाज का, हर समुदाय का, हर जाति का, हर धर्म के लोगों का अपना अपना जीवन शैली होती है। अपने अपने तरीके से वे लोग जीवन जीते हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं, अपनी आदतें हैं, अपने रीति रिवाज हैं। तो किसी एक समुदाय के रीति रिवाज, परंपराएं, आदतें, जीवन शैली, ये उस संप्रदाय की, उस समुदाय की संस्कृति है। अब क्या समुदाय के लोग अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र हैं, या क्या हम कह सकते हैं कि उसकी संस्कृति निम्न स्तर की है और हमारी संस्कृति उससे बेहतर है? कदापि नहीं, कतई नहीं हो सकता कि किसी की संस्कृति को हम बाधा पहुंचाएं, उसकी संस्कृति को निम्न बताते हुए उस पर चोट करें। छत्तीसगढ़ में ही आप देखेंगे विभिन्न संस्कृतियों के लोग यहाँ मराठी लोग भी बहुत हैं, मुस्लिम भी बहुत हैं, हिंदू भी बहुत हैं और सतनामी भी बहुत हैं। सतनामी लोगों की अपनी खुद की संस्कृति है, वह संस्कृति को बढ़ाने में, उसका विकास करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे ही मराठी समाज जो यहाँ पर अच्छी संख्या में है, रायपुर में खासकर, वे लोग अपने भाषा, अपनी लिपि, अपनी धार्मिक भावनाओं, उसको विस्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं। वे चाहें तो मराठी शाला खोल सकते हैं, सतनामी चाहें तो सतनामी शाला खोल सकते हैं, मराठी या पंजाबी चाहें तो गुरुद्वारे खोल सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है। कोई इन्हें रोक नहीं सकता ये कहकर कि यह क्षेत्र
ब्राह्मण बहुल है या सतनामी बहुल है या ठाकुर बहुल है, इसलिए अन्य जाति या धर्म के लोगों को यहाँ पर ऐसा कुछ करने का अधिकार नहीं है। तो दूसरे शब्दों में सांस्कृतिक समानता का अर्थ क्या है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, यानी जिनकी संख्या कम है, माइनॉरिटी, सभी को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है? यदि जब भी भारत की हम बात करते हैं तो एक चीज तुरंत सामने आती है, वह देश जहां पर विविधता में एकता का सर्वश्रेष्ठ रूप देखा जा सकता है। भारत में 1000 भाषाएं हैं, हजारों से ज्यादा संस्कृति, अलग अलग विचार हैं, और इसके साथ ही देखेंगे तो हजारों तरह के ईश्वर हैं। इतनी विभिन्नता में भारत में एक रहना, उसका प्रावधान होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और भारत अनेकता में एकता का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, और ये इसलिए संभव क्योंकि हम सबको समान मानते हैं। सांस्कृतिक और शिक्षा की दृष्टि से सभी समान हैं। भारत का जो संविधान है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, उसकी जो धारा है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, उसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में विस्तार से कहा गया है। संस्कृति और शिक्षा की व्यवस्था और समानता पर बड़ा स्पष्ट कहा गया है। अगला बिंदु है अवसर की समानता। समानता निरर्थक यदि अवसर की समानता ना हो। चाहे हम आर्थिक रूप से समान रहें, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे धार्मिक रूप से, लेकिन विकास के अवसर में यदि हमको हमारे साथ भेदभाव किया जाएगा तो यह बाकी सारी समानताएं, बाकी सारे प्रयास समानता लाने के निरर्थक रहेंगे। तो इसलिए समानता का अर्थ क्या है? विशेष सुविधा प्राप्त व्यक्तियों को विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग का अस्तित्व ना हो, ये समानता है। कोई भी वर्ग समाज का विशेष सुविधा प्राप्त ना हो। एक को जो सुविधा मिली है या एक को जो अधिकार मिले हैं, वही सुविधाएं, अधिकार दूसरे व्यक्ति को भी हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति आदि का हो। तो इस प्रकार अवसर की समानता से अभिप्राय विशेष सुविधा प्राप्त कोई वर्ग ना हो, योग्यता और क्षमता के आधार पर ही अवसर मिले। बस दो ही चीज़ें, योग्यता और क्षमता। उसमें स्थान, जन्म स्थल और धर्म, जाति, इनका कोई रोल नहीं रहता। योग्यता और इसके अलावा योग्यता के साथ ही क्षमता के अनुसार से विकास का अवसर मिले। शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, इन सब में उसे समान अवसर। दूसरे शब्दों में अवसर की समानता, अवसर की समानता समानता की मूल भावना में निहित है। याद रखेंगे, अवसर की समानता। यदि अवसर नहीं तो विकास नहीं, यदि अवसर में भेदभाव तो विकास में भेदभाव। तो किसी एक कार्य के लिए सरकार के, जैसे उदाहरण के लिए, सरकार हमें ये कह के वंचित नहीं कर सकती कि मैं इस जाति का हूँ इसलिए मैं इस कार्य के लिए सक्षम नहीं हूँ। सड़क बनवाने का सरकार ने टेंडर जारी किया और उसने आमंत्रित किया, तो मुझे ये कह के वंचित नहीं कर सकती कि मैं आवेदन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं निम्न जाति का हूँ, या इसलिए क्योंकि मैं माइनॉरिटी का हूँ, या इसलिए क्योंकि मैं अल्पसंख्यक हूँ, आदि आदि। सभी लोग को अवसर की समानता है, और ये अवसर ही की समानता ही समानता का मूल तत्व है। अवसर की समानता के बाद अब हम बढ़ते हैं 8वां, यानी आर्थिक समानता। ये सारी समानताएं एक तरफ, दूसरे शब्दों में हम सबको समानता मिली है, लेकिन पेट भोजन के मामले में असमानता है।
उच्च वर्ग के लोगों को भोजन पानी मिल रहा है, मुझे भोजन पानी नहीं मिल रहा है। मुझे राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक समानता मिली है, मुझे सामाजिक धार्मिक समानता मिली है, मुझे नागरिकता की समानता भी बराबर है। लेकिन जब ये भोजन पानी के मामले में मुझे वंचित कर दिया जाए तो क्या ऐसे में मैं शांत रहूँगा? दूसरे शब्दों में, भूखे भजन न होई गोपाला, empty vessels make much noise, थोथा चना बाजे घना, और ये खाली पेट क्रांति की भूख। निष्कर्ष ये कि आर्थिक समानता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने पूर्व में कहा था कि दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई विश्व में, ये सब क्रांति किसी असंतोष या असमानता के कारण थी, और ये असमानता के कारण ही असंतोष हुआ और ये क्रांतियां हुई। यदि हम उनकी जड़ों में और गहराई से जाएं, इन क्रांतियों की समझने के लिए और थोड़ा अध्ययन करें, तो पाएंगे कि अधिकतर क्रांतियों की गहराई में आर्थिक कारण निहित था। अर्थात अधिकतर क्रांतियां, अधिकतर विद्रोह आर्थिक कारणों से हुए। राजनीतिक नागरिक असमानता के कारण तो थे ही, लेकिन मूल रूप से इनके पीछे था आर्थिक कारण। जब आर्थिक भेदभाव हुआ, तब क्रांति ने जन्म लिया है। तो दूसरे, ये बात स्पष्ट है कि राजनीतिक समानता बेमानी यदि आर्थिक समानता नहीं हो। संपत्ति, आय, आर्थिक समानता का सामान्य अर्थ हम लेते हैं कि संपत्ति की समानता, आय की समानता, ऐसा नहीं है। आर्थिक समानता का अर्थ कुछ और है। भारत में आर्थिक समानता का अर्थ ये मान लिया जाए कि सबकी संपत्ति को बराबर कर दो, उनकी योग्यताओं को ताक में रख दो, अनुभव को ताक में रख दो, उनके द्वारा अर्जित मेहनत क्षमता उसको ताक में रख दो, और जो मजदूर हैं, जिन्होंने शिक्षा नहीं पाई है, जो लोग अशिक्षित हैं, जो लोग गैर अनुभवी हैं, उनको भी उतनी संपत्ति दे दी जाए जितने कि अन्य को। इसका अर्थ, आर्थिक समानता का अर्थ ये न लिया जाए। ऐसी समझ जो है बड़ी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि सभी की कार्य क्षमता, योग्यता अलग अलग होती है। तो जैसी कार्य क्षमता, योग्यता, वैसा उसके द्वारा अर्जन संपत्ति का, वैसा ही उसके द्वारा संपत्ति का दोहन और अर्जन। तो आर्थिक समानता का कुछ और अर्थ है। सबकी योग्यता एक जैसी नहीं होती। इसका सही अर्थ योग्यता और क्षमता के अनुसार सभी को अवसर। यहाँ भी देखिए अवसर शब्द है। कुल मिलाकर बारंबार इस बात को स्पष्ट किया जाए, आपको समझना होगा कि समानता की बात जब होती है तो समानता किस बात, समानता में क्या बात? अवसर की बात। हर चीज़ में समान अवसर मिले, वही बात यहाँ पर आर्थिक समानता पर लागू है। पारिश्रमिक उचित मिले, समान कार्य के लिए समानता आवश्यक है, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक मिले। लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होता है कि यदि कार्य की कुशलता और कार्य करने की क्षमता भी आंकी जाए और उसके अनुसार उसको, किसी को उसकी मेहनत को पैसे में आंका जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका अर्थ योग्यता क्षमता के अनुसार सभी को अवसर, ताकि हर एक को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अवसर मिले, समान पारिश्रमिक मिले, समान योग्यता के लिए, समान कार्य के लिए। और संपत्ति का भी जब बंटवारा होता है तो वो बंटवारा भी इस तरह से हो कि उसमें से कोई एक ज़्यादा सबल जो हो गया हो, वो कि दूसरे का शोषण ना कर सके। अर्थात बंटवारे के समय भी ये सुनिश्चित हो कि आर्थिक बंटवारा, आर्थिक समानता बनी रहे। ये जो बात है, ये कि किसी का नियंत्रण ना हो, जो भी संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, संपत्ति का जो विनियोजन हो रहा है, वह लोक कल्याणकारी हो, निर्बल दब ना जाए, ताकतवर के सामने जो निर्धन हैं, गरीब हैं, उनकी आवाज़ दब ना जाए।
तो इस आर्थिक समानता और लोक कल्याणकारी लक्ष्य, ये दोनों साथ चलना चाहिए। रॉबर्ट डहल ने कहा है, यदि हम चाहते हैं कि राजनीतिक स्थायित्व हो और साथ ही सरकार का लोकतांत्रिक रूप बना रहे, तो हमें जमीन का उचित तरीके से वितरण करना होगा, कर प्रणाली में सुधार करना होगा और शिक्षण सुविधाओं का विस्तार करते हुए आर्थिक क्षेत्र में समानता लाना होगा। यह बिंदु आर्थिक समानता के परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट डहल ने कही है। यदि आर्थिक समानता नहीं होगी तो अन्य तरह की समानताएं मात्र एक मिथ्या रहेंगी, अन्य तरह की समानताएं मात्र बेमानी रहेंगी। तो आर्थिक समानता बहुत जरूरी है। आर्थिक समानता का अर्थ क्या है? जैसा मैंने बताया, धन संपन्नता के क्षेत्र में समान होना, समान अवसर देना, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए डहल ने फिर से कहा है कि यदि हमें राजनीतिक स्थायित्व चाहिए, राजनीतिक स्थायित्व मतलब स्थायी सरकार, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो अपनी जगह अपने तय उचित रूप से काम करे, यदि हम ऐसा चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो लोकतंत्र बनी रहे, भारत तो लोकतंत्र पर आधारित है, तो लोकतंत्री सरकार यदि उसको हम बनाए रखना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि इसको हम भूमि सुधार, कर के क्षेत्र में सुधार और शिक्षण की सुविधाएं बढ़ाएं। क्योंकि भूमि के सुधार से समाज में जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, समाज में जो भूमि के निजीकरण को लेकर जो विपन्नता हो गई, विभिन्नता हो गई है, असमानता हो गई है, वह दूर होगी। ऐसे ही कर प्रणाली भी ऐसी लागू हो, टैक्स का सिस्टम जिसमें समानता बढ़े, यानी शायद जितना ज्यादा कमाएं उतना ही ज्यादा टैक्स दें, जितना कम कमाएं उतना ही कम टैक्स दे। ऐसा कुछ करते हुए या इसके निकट आते हुए हम कोशिश करें कि आर्थिक समानता आए। आर्थिक समानता सबसे महत्वपूर्ण समानता है। भूख है भजन न होई गोपाला। यदि मेरा पेट खाली है तो बाकी सब मेरे लिए बेमानी है। तो सबसे पहले तो मुझे समानता, आर्थिक दृष्टि से मुझे सक्षम बनाया जाए, वहां के नागरिकों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाया जाए, उन्हें समान अधिकार। यदि आर्थिक दृष्टि से सक्षम होगा तो उसे अपने आप अधिकार मिलेंगे, अपने आप अन्य सुविधाएं मिलेंगी, अपने आप अन्य समानताओं, अन्य बातों में भी वो समानता का दर्जा पाएगा। अंतिम बिंदु है, विभिन्न स्वरूपों की यदि हम बात करते हैं समानता की, तो उसमें है अंतरराष्ट्रीय समानता। 9वां बिंदु, अंतरराष्ट्रीय समानता से क्या तात्पर्य है? भारत, कैसा लगेगा यदि भारत, अमेरिका कहे कि भारत हमारे सामने बहुत निम्न श्रेणी का देश है? ऐसा ही लगेगा जैसा कि मुझे कोई कहे कि मैं किसी निम्न श्रेणी के, निम्न दर्जे के, निम्न जाति का व्यक्ति हूं। तो इसी प्रकार इस बात को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय समानता का भी मुद्दा समानता के स्वरूपों में से एक है। अंतरराष्ट्रीय समानता के सिद्धांत का विस्तार अंतरराष्ट्रीय जगत में होना चाहिए। सब समान है, चाहे वो भारत हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो या अफ्रीका के वे छोटे छोटे देश हों जो आर्थिक रूप से बड़े पिछड़े हुए हैं, या शायद बहुत छोटे हैं, या शायद उनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी है, या अत्यधिक पिछड़े हुए देश हैं। उनका पिछड़ापन मुझे यह कहने के लिए कतई अधिकार नहीं देता कि वे लोग निम्न श्रेणी के हैं। वह तो परिस्थितियां थी जिससे वे, उनके यहां आर्थिक विपन्नता है, लेकिन अन्यथा वे लोग सब समान हैं। भारत और अफ्रीका के देश
अमेरिका और एशिया के देश सब समान श्रेणी में हैं, सब समान स्तर में हैं। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में अंतर्राष्ट्रीय समानता का प्रचार बहुत आवश्यक है। विश्व के सभी बड़े छोटे देशों में समान व्यवहार हो और वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी आविष्कारों में विश्व के सभी देशों को समान हिस्सा मिले, ये एक बहुत बड़ी कल्पना है। इसका अर्थ क्या है कि किसी भी देश के द्वारा कोई सा आविष्कार होता है, किसी भी देश के द्वारा कोई सी खोज होती है, या कोई प्रौद्योगिकी का टेक्नोलॉजी को लेकर कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है, तो उसका फायदा पूरे विश्व को, सभी देशों को मिलना चाहिए। समानता, अंतर्राष्ट्रीय समानता अत्यधिक जरूरी है। सभी राष्ट्रों को मिलकर दासता की भावना, पिछड़ेपन की भावना, अज्ञानता, बीमारी आदि बुराइयां दूर करनी चाहिए। अब ये बिंदु मुझे एक उदाहरण की ओर ले जाता है। भारत के लोग, कल्पना करिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे हो जाएं, लेकिन भारत के पड़ोस में गंदगी के कारण, सफाई न होने के कारण, अशिक्षा के कारण और कुछ अन्य कारणों से अत्यधिक बीमारियां फैल रही हैं। तो क्या भारत इतना संपन्न होते हुए भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना आगे होते हुए भी, क्या भारत के लोग स्वस्थ रह पाएंगे? मेरा अर्थ यह है, मेरा इशारा इस बात पर है कि पड़ोसी का भी स्वस्थ रहना उतना ही आवश्यक है जितना कि मेरा। यदि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं तो मुझे यह सुनिश्चित करना है कि मेरा पड़ोसी भी स्वस्थ हो। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति को या एक परिवार को यदि सुखी रहना है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि उसके आसपास रहने वाले परिवार, आसपास रहने वाले लोग, वे भी सुखी हों, संपन्न हों, यानी उसी के समान हो, उनका स्तर भी उन्हीं के समान हो, तभी यह संभव है। कल्पना करिए, यदि हमारे आसपास के रहने वाले लोग निर्धन हैं, गरीब हैं, बीमार रहते हैं, स्वच्छता नहीं रखते, तो इसका परिणाम क्या होगा? आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, उनके द्वारा अपराध किए जाएंगे, हिंसा होगी, आदि आदि। साथ ही उनके द्वारा साफ सफाई न रखे जाने का खामियाजा हम लोगों को भी भुगतना पड़ेगा, दूसरों को भी भुगतना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि समानता एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मुझे गंदा रहने का अधिकार है, मुझे निर्धन रहने का अधिकार है, मैं उसके लिए स्वतंत्र हूं। मैं उस शब्द का उपयोग करना चाहता हूं, मैं निर्धन रहने के लिए स्वतंत्र हूं, मैं जैसा जीवन जीना चाहूं उसके लिए स्वतंत्र हूं। पर आपके इस तरह की स्वतंत्रता समाज के लिए खतरा है, और इसलिए आवश्यक है कि सब लोग समान श्रेणी के हों, समान दर्जे के हों, समान सुविधाएं सभी को मिलें, समान सुविधाओं का अवसर मिले। तब जाकर ये निश्चित होता है कि एक ऐसा समाज बने जिसे हम आदर्श समाज कह सकते हैं। इसीलिए दासता, पिछड़ापन, अज्ञानता, बीमारियां, इनको दूर करने का प्रयास मात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के माहौल से भी इन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समानता के सिद्धांत को अपनाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ की महासभा में सभी देशों को एक मत देने का अधिकार है। यह सबसे बड़ा उदाहरण है ये साबित करने का कि दुनिया की नजर में सब देश समान हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो वार्षिक मीटिंग होती है, वार्षिक सम्मेलन होता है सितंबर में, 24 सितंबर के आसपास, और वहां किसी मुद्दे पर यदि मताधिकार का उपयोग होता है
तो हर देश को एक ही मत का अधिकार है। ऐसा नहीं कि विश्व शक्ति होने के नाते अमेरिका को एक से ज्यादा मत दिए का अधिकार हो। ऐसा नहीं है कि अफ्रीका या एशिया की कोई बहुत गरीब, निर्धन या बहुत छोटे देश, ब्रूनी, भूटान, इनको मत देने का अधिकार ही नहीं है। ऐसा नहीं है। तो जब उस स्तर पर समानता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस रूप में स्पष्ट कर दिया गया है कि साइज, अमीरी, गरीबी, जाति, लिंग और इन सब का किसी भी रूप में समानता से कोई संबंध नहीं है, तो फिर क्षेत्रीय मामलों में भी, स्थानीय मामलों में भी जाति, धर्म, लिंग, कार्य, इसके आधार पे, आर्थिक स्थिति के आधार पे समानता असमानता की बात नहीं करनी चाहिए।